हेलो बच्चों, क्वांटम लैब में आपका फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम सेंटर ऑफ मास के डिस्कशन को और आगे बढ़ाएंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंटर ऑफ इफेक्ट ऑफ सॉरी इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास, राइट। और उसके बाद हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। और साथ ही साथ इसके अलावा ना हम दो प्रॉब्लम टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। एक है कार्ट एंड पर्सन और दूसरा है गन बुलेट टाइप प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या क्या सीखा था। तो लास्ट क्लास में हमने ना दो डेरिवेशन सीखे थे। पहला तो कि अ, कैसे एक जो सेक्शन है रिंग का, उसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करते हैं। तो एक रिंग का जो सेक्शन है उसका हमने कैलकुलेट किया था। ये अगर रिंग है जिसका रेडियस है हमारा आर, और ये जो सेक्शन है ये एंगल थीटा और ये थीटा, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास था इस एक्स पे, एक्स सी ओ एम, ये क्या था, आर साइन थीटा अपॉन थीटा। और उसके बाद हमने बात किया था डिस्क, एक डिस्क का सेक्शन लिया था हमने। उसके केस में क्या भी था, ये अगर थीटा है ये भी थीटा है और ये आर, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा इसका बाई सेक्टर पे होगा, टू थीटा अगर एंगल है तो। और इसके केस में हमारा एक्स सी ओ एम क्या आया था, 2r साइन थीटा अपॉन 3 थीटा, ठीक है। ये हमने सीख लिया था। इसके बाद हमने बात किया था वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, राइट। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या था, आर सेंटर ऑफ मास बाय डी टी। और ये आया था क्या, m1 v1 प्लस m2 v2 डॉट 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 mn vn बाय m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn, राइट। और इसको ऐसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ mi इज इक्वल्स टू 1 to n डिवाइड बाय समेशन ऑफ mi, अगेन i इज इक्वल्स टू 1 to n। ओके, फिर हमने बात किया एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये आया था डी भी सी ओ एम, सेंटर ऑफ मास, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और यहाँ पे आ गया था हमारे पास m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस डॉट 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 mn an बाय m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn। और इसको कैसे लिख सकते थे, समेशन ऑफ mi is equals to 1 to n divided by summation of mi, i again 1 to n। यहीं से हमारे पास आ गया था ये जो टोटल मास है सिस्टम का, m1 m2 m प्लस प्लस डॉट 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 mn। तो यहाँ से आ गया था कि अगर ये इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट फोर्स एफ नेट, ये कितना आया था, टोटल सम यानी कि टोटल मास m a c o m, राइट। और ये क्या आया था, m1 a1 है क्या, बेसिकली f1 प्लस f2 प्लस डॉट 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 fn। यहाँ से मैंने बताया था कि अगर किसी सिस्टम पे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस लग रहे हैं, तो सभी का जो वेक्टर सम होगा, नेट फोर्स होगा, वो क्या होगा, टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था कि अगर हमारा सेंटर ऑफ मास जो है रेस्ट पे है, मतलब इफ आर सी ओ एम इज कांस्टेंट, तो इसमें क्या, सेंटर ऑफ मास अगर हमारा चेंज नहीं करा है, कांस्टेंट यानी कि रेस्ट पे है सेंटर ऑफ मास, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया था कि वी सी ओ एम, ये आ गया था जीरो, राइट। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया था जीरो, कोई दिक्कत। और अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है तो यहाँ से हमारे पास आ गया था ए सी ओ एम भी जीरो, फाइन। लेकिन ये ना सभी जगह ट्रू नहीं है। जैसे कि हमने सीखा था काइनेमेटिक्स में, अगर वेलोसिटी जीरो है तो कोई जरूरी नहीं कि एक्सेलरेशन भी जीरो हो। उसका एक केस हो सकता है, लेकिन अगर साथ ही साथ अगर एक्सेलरेशन भी जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो हो, तो कोई जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी भी जीरो हो, राइट। हमने इसके एग्जांपल्स देखे थे काइनेमेटिक्स में, ये सीखा था हमने। फिर हमने देखा कि एक तो ये हमारे पास अगर अगर ये
आर सी ओ एम अगर कांस्टेंट तो वेलोसिटी सी ओ एम जीरो हो गया। इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि जो डी आर सी ओ एम है ये क्या जो कि होता है एम वन डी आर वन प्लस एम टू डी आर टू प्लस डॉट 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 एम एन डी आर एन, ये क्या हो जाएगा इक्वल टू जीरो, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट में सेंटर ऑफ मास में कोई डिस्प्लेसमेंट, मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट जो सेंटर ऑफ मास का वो जीरो आ रहा है, राइट। तो इन सब का भी डिस्प्लेसमेंट जो नेट डिस्प्लेसमेंट आएगा वो जीरो आएगा, है कि नहीं। ये भी हमने सीखा था और इस पर कई प्रॉब्लम्स करके देखे थे हमने। फिर हमने बात किया था कि अगर फोर्स हमारा जीरो है, देखा था कि इफ एफ नेट इज जीरो, तो यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज बनी थी, क्या क्या। एक तो पॉसिबिलिटीज था हमारे पास कि ये पहले तो आ गया, एक अगर एफ नेट जीरो है तो ए सी ओ एम जीरो होगा, और अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो यहाँ से दो कांस्टेंट दो बनते हैं सिचुएशंस। पहला तो क्या होगा कि एक्स वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ये जीरो, ये है कांस्टेंट, या फिर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो है जीरो, ठीक है। अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है तो हमारे पास जो अभी पहले सिचुएशन देखा था वो आ जाएगा कि हमारे पास डी आर सी ओ एम ये हो गया जीरो, यानी कि आर सी ओ एम हो गया हमारे पास कांस्टेंट, यानी कि सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे, और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगेन इस जगह से भी आ जाएगा आर सी ओ एम इनटू टोटल मास, ये हो जाएगा हमारे पास कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे आर सी एम कॉन्स्टेंट हुआ, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ एम आर सी एम कॉन्स्टेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब इस पे बेस्ड हमने कई प्रॉब्लम्स भी किए थे, तो हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आज में हम स्टार्ट करते हैं इफेक्ट ऑफ सेंटर ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास, और यहाँ पे केस टू देखते हैं जब फोर्स नेट फोर्स जीरो है। अब यहाँ पे ना और भी कुछ प्रॉपर्टीज जो है नेट फोर्स जीरो होने के वो जान लेते हैं। तो पहला तो ये हो गया कि द एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज जीरो, राइट। अगर एफ नेट जीरो है तो एक्सेलेरेशन ए सी ओम जीरो होगा। अब अगर एक सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन जीरो है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी के सभी पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो हो गया, बिल्कुल नहीं। ए से ए सी ओ एम का जीरो होना ये इंप्लाई करता है कि एम वन ए वन प्लस एम टू ए टू प्लस डॉट 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 एम एन ए एन, इनका सम जीरो हो रहा है। ध्यान रहे, अगर ए सी ओ एम जीरो है तो इसका मतलब ये जीरो हो रहा है, और हर एक पार्टिकल का अपना अपना एक्सेलरेशन हो सकता है, ठीक है। तो पहला तो ये कि एक्सेलरेशन ऑफ अगर सेंटर ऑफ मास जीरो है तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी के सभी पार्टिकल एक्सेलरेट नहीं कर रहे, या उनका एक्सेलरेशन भी जीरो हो गया, बिल्कुल नहीं। उन सभी के सभी एक्सेलरेट कर रहे हो सकते हैं। फिर दूसरा पॉइंट क्या है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज नॉट कांस्टेंट, इट मे चेंज ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस। अब इसका मतलब क्या है, देखो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। नेट फोर्स जीरो का मतलब है कि अगर एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी हमारे पास आता है कि पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा। मतलब एक्सेलरेशन जीरो है तो मतलब हो गया कि वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास जीरो। अब सेंटर ऑफ मास जीरो का होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सभी पार्टिकल रेस्ट पे हो, राइट। ये हो सकता है, ये होगा क्या, एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू, राइट। ये वी सी ओ एम जो है जीरो हो सकता है या फिर कांस्टेंट हो सकता है, या फिर जीरो हो सकता है और वी सी ओ एम कांस्टेंट हो सकता है। अभी देखा था हमने ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले अगर ये जीरो है तो एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू प्लस डॉट 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 एम एन वी एन ये होगा जीरो, राइट। या फिर और ये हो सकता है, अगर ये केस हम के इस केस के बारे में बात करें तो क्या आ जाएगा, एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू, ये क्या हो जाएगा, प्लस डॉट 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 एम एन वी एन, ये होगा टोटल मास और वी सी ओ एम। सिंस ये वी सी ओ एम कांस्टेंट है तो ये आ जाएगा क्या,
कांस्टेंट। ठीक है, अब यहां से आगे हमारे पास ये वाला पार्ट कि इसको बोलते हैं मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। m1v1 है क्या, मोमेंटम ये ना, तो ये हो गया कंजर्वेशन मोमेंटम। यहीं से ये लाइन आता है कि if resultant external force is zero on the system then the net momentum of the system must remain constant। ठीक है, और ये बात है कि ये थर्ड पॉइंट है, काइनेटिक एनर्जी सिस्टम इज नॉट कांस्टेंट। ये कैसे बात कर सकते हैं, तो देखो सिंपल से एक एग्जांपल लेते हैं। दो चार्जेस है, ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, दोनों रेस्ट पे है। इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है इनिशियली, दोनों का मान लेते हैं u1 यहाँ पर 0 है और u2 0 है। इस पे चार्ज प्लस क्यू है, इस पे माइनस क्यू। अब ये दोनों इनिशियली रेस्ट पे, इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसका मास मान लेते हैं m1, इसका मास m2, कहीं पर यहाँ बीच में, दोनों के बीच में लाई करेगा। लेकिन जैसे इसको छोड़ेंगे क्या होगा, दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा, तो दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे, तो इनके पास कुछ वेलोसिटी आएगी, है कि नहीं। अब वेलोसिटी आएगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, बट ध्यान रहे सिंस एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं लग रहा, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास जो है वहीं पे है ना, तो सेंटर ऑफ मास में कोई चेंज नहीं हो रहा, आर सी ओ एम हमारा कांस्टेंट है। लेकिन लेकिन जो पार्टिकल्स है उनका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, राइट। तो यही यहाँ पे ये लिखा गया है कि काइनेटिक एनर्जी सिस्टम इज नॉट कांस्टेंट, राइट, इट मे चेंज ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस, जो कि हम यहाँ देख रहे हैं, राइट। कोई प्रॉब्लम अभी तक से नहीं, आगे बढ़े। तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब इसके बाद हम, मैंने जो ये डिस्कस किया था ना कंजर्वेशन मोमेंटम, इसको फिर एक थोड़ा सा और डिटेल बात करते हैं कि अगर नेट फोर्स जीरो है तो इसका एक केस आता है क्या कि वेलोसिटी हमारा कांस्टेंट हुआ। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया तो जो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम है वो कांस्टेंट हो गया, और वेलोसिटी किसका, सेंटर ऑफ मास का कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब एम और प्रोडक्ट ऑफ मास एंड टोटल मास एंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये क्या बनता है, मोमेंटम। तो पी सिस्टम हो जाएगा हमारे पास कांस्टेंट। It means that total and linear momentum of system of particle remains conserved in time interval in which external forces is zero। ठीक है, और यहीं पे एक बात आता है कि टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल कैन नॉट चेंज अंडर द एक्शन ऑफ इंटरनल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस जो होते हैं ना, वो बेसिकली एक्शन रिएक्शन फोर्स के फॉर्म में काम करते हैं, राइट। और मतलब ये कह सकते हैं कि जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं कैंसिल आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से नेट फोर्स जो होता है जीरो हो जाता है बॉडी पे। तो वो टोटल मोमेंटम पे ना कोई चेंज नहीं ला सकते, राइट। द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ द इन दैट टाइम इंटरवल विल रिमेन कंजर्व। कोई दिक्कत, समझ में आई बात, ठीक है। अब इसी में ना हमारे पास एक पॉइंट आता है यहाँ पे कि इफ द बॉल एक्सप्लोड इन मिड एयर, राइट, एक बॉल है वो अगर मिड एयर में एक्सप्लोड कर गया, ठीक है, मिड एयर में एक्सप्लोड कर गया, तो ये हवा ऊपर है सर्टेन हाइट्स पे, कुछ हाइट एच पे एक बॉल है वो एक्सप्लोड कर गया, एक्सप्लोड कर गया तो लेट्स से कि वो इधर v1 स्पीड से जा रहा है, इधर v2 स्पीड से जा रहा है, राइट, ठीक है। और ये 2 kg का था, हाफ हाफ में एक्सप्लोड कर गया, ये 1 kg का, ये 2 kg, ये 1 kg का, इसका भी मास 1 kg, इसका भी मास 1 kg, ठीक है, मान लेते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, जो एक्सप्लोजन के टाइम में हमारे पास ये इंटरनल फोर्स की वजह से एक्सप्लोजन हो रहा है, तो यहाँ पे आना हमारा नेट मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन फिर यहाँ बात आता है कि अगर इस केस में बात करें तो ध्यान से देखो, अभी तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ, तुम बोलोगे हाँ हाँ सब सही है। यहाँ मैं तुम्हें एक बात पे ध्यान खींचता हूँ तुम्हारा, कि देखो नेट फोर्स तो तुम्हारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जीरो हो रहा है, बट वर्टिकल डायरेक्शन में क्या, वर्टिकल डायरेक्शन में तो वेट तो लग ही रहा होगा, तो नेट फोर्स तो जीरो नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा मोमेंटम है वो कंजर्व नहीं होगा वर्टिकल डायरेक्शन में। ऐसा होता है, अगर आप लोगों ने कहीं प्रॉब्लम सॉल्व कर ली होंगे पहले कुछ कुछ, तो आपने देखा होगा कि नहीं, हम लेते तो हैं कंजर्वेशन मोमेंटम वर्टिकल डायरेक्शन में भी, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है, नेट फोर्स तो लग रहा होता है। तो बेसिकली नहीं, यहाँ पे एक आता है फोर्स, उसको कहते हैं इम्पल्सिव फोर्स, क्या बोलते हैं, जिसके बारे में अभी आगे पढ़ेंगे हम, उसको बोलते हैं हम इम्पल्सिव फोर्स। ये जो फोर्स होता है ना, ये काफी शॉर्ट ड्यूरेशन में होता है और काफी ज्यादा वैल्यू का होता है, राइट। इसका देखो, जैसे फॉर एग्जांपल v1 पार्टिकल इधर जा रहा है, ये 100 मीटर पर सेकंड से इधर चला गया,
और ये 100 मीटर पर सेकेंड से चला गया इस साइड में। और इम्पल्स बेसिकली होता है चेंज इन मोमेंटम के बराबर, चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। इसको आगे डिटेल में बताऊंगा, पर अभी फिलहाल ये समझ लो कि इम्पल्सिव फोर्स जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बेसिकली बाय टाइम। तो मान लो कि ये 1 kg का है, इस पे कितना फोर्स लगा, वो 100 मीटर्स था, इसका कितना चेंज, मोमेंटम कितना हुआ चेंज। अगर हम इस पे फोर्स निकालना चाहें तो फोर्स कितना आएगा, इस पे जो फोर्स लग रहा है जो इसको इधर आगे की तरफ पुश कर दे, इसका मोमेंटम चेंज होगा। तो इनिशियल में फाइनल मोमेंटम कितना है, 1 kg इंटू 100, राइट, 1 kg इंटू 100 माइनस जीरो इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाय ये टाइम। और लेट से कि एक्सप्लोजन जो होता है वो कितने समय में होता है, बहुत बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाता है। ले सकते हैं टाइम ड्यूरेशन जो है एक्सप्लोजन का वो है 0.01 सेकेंड। तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 0.01 सेकेंड से, तो ये कितना वैल्यू आ जाएगा, 1000, यहाँ 100 है बाय 0.01, ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर जीरो आ गया, 2 जीरो, कितना आ गया, 10,000 न्यूटन आ गया ना, कितना आया, 10,000 न्यूटन, 10⁴ न्यूटन। अब इमेजिन करो वेट कितना लग रहा है, वेट 1 kg पे कितना, 10 न्यूटन लगेगा। कहाँ 10,000 न्यूटन, कहाँ 1 न्यूटन, तो मतलब ये 10 न्यूटन, तो कितना फर्क है। तो जब भी एक्सप्लोजन होता है ना, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि सिंस जो ये हमारा इम्पल्सिव फोर्स होता है इसका अमाउंट इतना ज़्यादा होता है, तो उस जस्ट बिफोर कोलिजन और जस्ट आफ्टर कोलिजन में ना हम ये सॉरी जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन एंड आफ्टर एक्सप्लोजन के केस में हम यहाँ पे जो नेट मोमेंटम है, नेट फोर्स को, नेट मोमेंटम को हम ना कांस्टेंट मान लेते हैं। क्यों, क्योंकि हम ना इसमें जो नेट फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है उसको इग्नोर कर देते हैं। रीजन कि इस पे जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगेगा या फिर जो इम्पल्सिव फोर्स होगा सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में, वो काफी ज्यादा होता है अमाउंट पे, तो हम जो वेट के चलते जो फोर्स लग रहा है ना उसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, और जैसे ही इग्नोर किया हमने तो नेट इंटरनल फोर्स कितना हो गया, जीरो, है ना, सॉरी नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो, क्योंकि बाकी दोनों तो इंटरनल फोर्सेज ही हैं एक्सप्लोजन में जो आ रहा है। क्लियर कट, समझ में आई बात। तो यहाँ पे क्या होता है कि द बॉल एक्सप्लोड्स इन मिड एयर ओनली बिकॉज नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस is zero. Fine. A net force along y-axis is not zero. That is why momentum is not conserved along y-axis. जो मैंने बताया before and just after explosion, momentum is conserved along y-axis as well. तो जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो हमारा मोमेंटम कंजर्वेशन के बारे में मैंने बताया, वो सिर्फ और सिर्फ जस्ट बिफोर एंड आफ्टर द एक्सप्लोजन या कोलिजन होता है, राइट। क्योंकि इसके बाद क्या होता है, जो इम्पल्सिव फोर्स का उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है, तो उसमें क्या लगता है हमें, नेट फोर्स उसमें जीरो नहीं होता। ओके, अब यहाँ पे एक और पॉइंट है यहाँ पे कि इन प्रोजेक्टाइल मोशन सेंटर ऑफ मास पाथ विल रिमेन सेम। अब ऐसा क्यों होता है, देखो यहाँ पे अगर हम सिंपल शब्दों में बात करें, तो जब से किसी बॉल को हम ऐसे थ्रो करते हैं, तो मान लो कि ये ऐसे करके एक पाथ को फॉलो करेगा और यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। पर अगर मान लो कि यहाँ जैसे पहुंचा ये और ये ब्रेक कर गया, तो ब्रेक दो या दो से ज्यादा पीसेज में ब्रेक करता है, तो ये एक्सप्लोजन एक्सप्लोजन हुआ, वो क्यों हुआ, इंटरनल फोर्सेस की वजह से हुआ। अब ये सारे इंटरनल फोर्सेस जो है ना वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो, है ना। तो उस केस में क्या आएगा कि इस नेट फोर्स सब जीरो है बॉडी पे, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहीं चेंज नहीं होगा, है ना। सेंटर ऑफ मास जो है अपना जो ओरिजिनल पाथ है, मतलब ए सेंटर ऑफ मास हमारा जीरो हो गया, ए सेंटर ऑफ मास जीरो हो गया, तो जो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो गया, है ना। कांस्टेंट इन द सेंस कि वो जो ओरिजिनल पहले था वही वैल्यू रहेगा उसमें, मतलब कोई चेंजेस नहीं आएगा एक्सप्लोजन की वजह से। तो सेंटर ऑफ मास हमारा जैसे मूव कर रहा था उसी पाथ पे फॉलो करता जाएगा। तो नो मैटर कि अगर ये एक्सप्लोड करके 3 या 4 टुकड़े में बढ़ जाए या इधर चला जाए, पर उसका सेंटर ऑफ मास जो है ना हमेशा इसी पाथ को फॉलो करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। इसके बाद हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। अब ये बहुत सिंपल है, हमें पता है कि मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, एम बी, राइट। और अगर हम सिंपल पी के बारे में बात करें तो ये लिख सकते हैं एम बी। अब काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर इसको हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें काइनेटिक एनर्जी में, तो एम से, तो क्या हो जाएगा, m/2 v स्क्वायर, इसको m अपॉन m से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा हमारे पास,
ये एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2m। अब ये हो गया ना, ये क्या है, एम स्क्वायर वी स्क्वायर, सॉरी एम स्क्वायर वी स्क्वायर है, ये क्या हो गया हमारे पास मोमेंटम, तो इसको हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है, कोई दिक्कत, कहीं से कोई कंफ्यूजन? तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, ये मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल एट दैट मोमेंट, और ये इसका मैग्नीट्यूड है बेसिकली, तो के इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़े। अब ना एक प्रॉब्लम देख लेते हैं, यहाँ पर दे रखा है कि अ बॉम्ब ऑफ मास 12 kg एक्सप्लोड्स इन टू पीसेस 4 kg एंड 8 kg। The velocity of 4 kg pieces 24 meter per second. The kinetic energy of 8 kg pieces. अब यहाँ पे बात करते हैं कि देखो यहाँ पे ये जो हमारे पास बॉम्ब है, ठीक है, ये दो पार्ट में ब्रेक कर रहा है। ये हो गया 4 kg, ये हो गया सॉरी ये हो गया 8 kg, ये हो गया 4 kg। कोई दिक्कत? अब ये जब ब्रेक होगा, राइट, तो 4 kg पीस का जो है उसका मास दे रखा 24 मीटर पर सेकंड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 8 kg पीस। तो हमें पता है सिंपल सा कि ये गया 4 kg पीस का 24 मीटर पर सेकंड से ये मूव कर रहा है, और ये इधर इधर जा रहा है, लेट्स से कि भी से एक्सप्लोड किया तो एक चीज हमें पता है, क्योंकि सिंस यहाँ पे ये एक्सप्लोजन हो रहा है तो वी सेंटर ऑफ मास क्या होगा हमारा, कांस्टेंट। और इनिशियली क्या था, ये रेस्ट पे था, तो वी सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, यानी कि इंटरनल फोर्स जाता है ए सी ओम जीरो हो जाएगा हमारे पास, ए सेंटर ऑफ मास हो जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, अगर बॉडी रेस्ट पे तो, और फिर ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2, राइट, m1 v1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अब यहाँ पे इनिशियली बॉडी रेस्ट पे था, हमने बॉम्ब को मान लिया रेस्ट पे, तो क्या है, इस पे जो वी सी एम आएगा वो भी 0 आ जाएगा, जीरो इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2, m1 प्लस m2। तो ये वी सी एम अगर 0 हो गया तो m1 प्लस m2 इंटू 0 0 ही होगा। m1 का वैल्यू कितना दे रखा हमने, 4, और v1 का वैल्यू कितना है 24, प्लस m2 का वैल्यू कितना दे रखा है 8, और हमें वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास कितना आएगा, -4 इंटू 24 डिवाइड बाई 8। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास v, और ये v का वैल्यू आ जाएगा -12 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे पूछा गया है काइनेटिक एनर्जी के बारे में, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ एम बी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी किसका, m/2v²। m कितना है हमारे पास, ये किसका था, यहाँ m का वैल्यू ले लेंगे 8/2 और v का 12 स्क्वायर, ये हो जाएगा 4, और 4 इंटू 144, तो ये हो जाएगा 16 17 576 जूल। अब बात करते हैं व्हेन इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, राइट, जब नेट फोर्स जो है 0 हो सिर्फ एक डायरेक्शन में। इस केस में क्या होगा, मान लेते हैं कि अगर नेट फोर्स हमारा एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ही 0 हो रहा है, राइट, तो उस केस में हम ना एक्सेलरेशन जो एक्स एक्सिस डायरेक्शन में वो हम 0 ले लेंगे, राइट, और इस एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब क्या हुआ, मोमेंटम हो जाएगा कंजर्व हमारा। समझ में आई बात, एक्स एक्सिस के लोग सेंटर ऑफ मास का जो मोमेंटम है वो कंजर्व हो जाएगा, और इस वजह से क्या होगा, m1v1 x, x कंपोनेंट ऑफ m1v1, x कंपोनेंट ऑफ m2v2, और x कंपोनेंट ऑफ m3v3, ये हो जाएगा कांस्टेंट। कोई दिक्कत? इस पे हम क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि अ बॉडी ऑफ मास 3m एट रेस्ट एक्सप्लोड्स इनटू 3 identical masses, okay, two of the pieces move with a speed v each, v in mutually perpendicular direction. The total kinetic energy released is, okay, एक है ये,
अब ये क्या है, इसका 3m मास है, तो ये क्या हुआ, 3 आइडेंटिकल मासेस में ये ब्रेक हो गया। किसमें? 3 आइडेंटिकल मासेस में। एक हमारा ऐसे होगा और ऐसे ऐसे, 3 आइडेंटिकल मासेस में एम 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 ब्रेक हो। अब हो क्या रहा है कि 2 of the pieces move with speed v each in mutually perpendicular direction। अब यहाँ पे ये इधर जा रहा है, मान लेट से कि ये आफ्टर एक्सप्लोजन एक पार्टिकल जो है वो इधर जा रहा है, एक किधर जा रहा है, एक किधर जा रहा है, ठीक है। इसका क्या हो गया, v, ये v। हमें बोला गया टोटल काइनेटिक एनर्जी रिलीज निकालना है, टोटल काइनेटिक एनर्जी रिलीज। अब देखो यहाँ पे क्या है, नेट फोर्स जीरो है अगेन, नेट फोर्स जीरो है तो हमारे पास एक्सेलरेशन जीरो होगा, ए सेंटर ऑफ मास हो गया हमारे पास जीरो। इसके साथ ही क्या हमारे पास वो ए सेंटर ऑफ मास जीरो हो गया, तो हमारे पास वी सेंटर ऑफ मास का जो वैल्यू हो गया ये हो गया कांस्टेंट। अब सिंस वी सेंटर ऑफ मास इनिशियली रेस्ट पे था तो उसकी वजह से क्या होगा, राइट हियर ये वी सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, जीरो। अब वी सेंटर ऑफ मास जीरो हो गया तो हमारे पास क्या आया, जो मोमेंट जो समेशन ऑफ मोमेंट, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम वो हो जाएगा जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 ये हो जाएगा जीरो। अब m1 का वैल्यू हम ले लेते हैं m, इसको मान लिया हमने फर्स्ट, इसको मान लिया फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड। तो ये m1 v1 ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो v i कैप प्लस m v ये सॉरी ये जे कैप हो जाएगा, ये हो जाएगा आई कैप और प्लस एम वी थ्री इक्वल टू जीरो। अब ये एम एम कैंसिल आउट हो जाएगा तो वी थ्री इज इक्वल टू क्या बचेगा, वी थ्री इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस वी आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, ये हो गया, कोई दिक्कत। इसका मैग्नीट्यूड निकाले बात को, ये अगर आ गया वी, मैग्नीट्यूड ऑफ वी थ्री कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट v square plus v square that means v root 2 मीटर पर सेकेंड। अब हमें निकालना है टोटल जो काइनेटिक एनर्जी आया हमारे पास पार्टिकल के पास, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ, k1 काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी थर्ड पार्टिकल, ये कितना होगा, k नेट k रिलीज्ड। ठीक है, तो ये हो जाएगा k1 हाफ एम वी स्क्वायर यानी कि 1/2 एम वी स्क्वायर। अगेन ये भी हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। और तीसरा क्या होगा, हाफ एम, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, भी 2 भी स्क्वायर। तो ये 2 कट गया यहाँ पे और ये हाफ और हाफ ये भी अगेन हो गया 1, तो 1+1 एंड 1+1 2, 2m v² ये हो गया काइनेटिक एनर्जी रिलीज्ड। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया है 100 मीटर पर सेकेंड पे एट एंगल 37 डिग्री। तो प्रोजेक्टाइल है हमारा जिसको हमने 100 मीटर पर सेकेंड से 37 डिग्री पे फायर किया। ठीक है, एट एन हाईएस्ट पॉइंट, ये जो अपना मोशन चल रहा होगा इसका जो मैक्सिमम, ये तो इसका पैराबोलिक पाथ हो गया राइट। अब इसका जो ये मैक्सिमम पॉइंट है ये एच मैक्स पे, ये क्या हो रहा है, ये एक्सप्लोड कर जा रहा है, एक्सप्लोड कर रहा है कितने 1:3 रेशियो में। ओके, तो एक जो मास है लाइटर पीस जो है वो यहीं गिर जा रहा है, एक और जो इसका वो बड़ा पीस है वो कहीं जा करके गिर रहा है इधर, हेवी वाला है जो वो कहीं जा करके गिर रहा है, लेट्स से कि वो यहाँ गिरा। ठीक है, इसका मास हो जाएगा m, अगर पार्टिकल का मास हम लेते हैं 4m तो ये हो जाएगा m और ये हो जाएगा 3m। ठीक है, अब बोला गया है कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द लॉन्च पॉइंट टू द पॉइंट वेयर द हैवियर पीस लैंड्स। अब ये हमें निकालना है कि ये 3m जहां से गिरा है, जहां पे गिरा है वो यहाँ से कितनी दूर पे है। ठीक है, तो एक बात मैंने बताया था
याद करो कि जब प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसमें नेट फोर्स जो होता है जीरो लग रहा होता है एक्सप्लोजन के टाइम पर भी, क्योंकि यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं मतलब कंजर्वेशन, मतलब यहाँ पे नेट फोर्स जीरो है, राइट। और नेट फोर्स जीरो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो नहीं है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास का जो मोशन होगा ना वो एज ए सिंपल प्रोजेक्टाइल की तरह ही बिहेव करेगा, राइट, जैसा प्रोजेक्टाइल था। तो इसका जो प्रोजेक्टाइल है वो यहाँ पे गिरता, अगर ये एक्सप्लोर नहीं करता तो वो यहाँ पे गिरता है, ये उसका रेंज होता है, राइट। तो ये जो सेंटर ऑफ मास का जब ये फाइनल पोजीशन में जब ये दोनों पार्टिकल गिरेंगे तो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन होगा ये यही होगा, राइट। फाइनल जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन होगा वो यहाँ होगा, यानी कि इन दोनों जो पार्टिकल हैं इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहाँ आएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये सेंटर ऑफ मास का पाथ है। फाइन, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले तो हम इस रेंज को कैलकुलेट कर लेते हैं। रेंज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2ux uy अपॉन जी। अब यहाँ पे 100 cos 37, तो इसका ux कितना आएगा, 100 cos 37 का 4/5, यानी कि ये हो जाएगा 80 मीटर पर सेकेंड। और इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारे पास साइन 37 का वैल्यू 3/5, तो 60 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये हो गया हमारे पास 80 मीटर पर सेकेंड, 60 मीटर पर सेकेंड यूएक्स वाई। हम इसको वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो 280 इंटू 60 अपॉन 10, तो ये 60 है, ये जीरो कट गया, तो ये हो जाएगा 960 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 900 सेंटीमीटर हो गया, यानी कि एक्स यू एम का जो लोकेशन हो गया वो 960 मीटर आ गया, राइट। अब हम सिंपल सा इसी के रेफरेंस पे हम सारा वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, ये हाफ पॉइंट पे मतलब टॉप पॉइंट पे ये एक्सप्लोड हुआ था ना, तो ये कितना होगा r/2। ये जो डिस्टेंस होगा वो r/2 ही तो आएगा। तो हम लिख सकते हैं x_COM इज इक्वल्स टू m1x1 प्लस m2x2 बाय m1 प्लस m2। अब x_COM हमारा क्या आएगा, सेंटर ऑफ मास हमारा 960 मीटर पे है, इक्वल्स टू m1 का वैल्यू हमने m ले लिया, x1 कितना आ रहा है 960 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा 480, प्लस m2 का वैल्यू कितना है 3m। ये जो x2 है इसका वैल्यू हमें कैलकुलेट निकालना है, तो ये हमने x2 रख लिया डिवाइड बाय m प्लस 3m, यानी कि 4m आ जाएगा, है ना। इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, mm कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 इधर जाएगा, यहाँ से mm अगर कॉमन निकाल के काट देंगे तो ये mm कट जाएगा, बचेगा क्या 960 इंटू 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3360 3000 4000 64 जा, ये थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, ये कितना आ जाएगा 0 6 4 जा 24 2 36 प्लस 2 38 3840 इक्वल्स टू ये आ जाएगा 480 प्लस 3x2। यहाँ से वैल्यू आ जाएगा 3840 माइनस 480 इज इक्वल्स टू 3x2, विच मीन्स x2 इक्वल्स टू, अब ये 3840 में से ये 480 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 0, ये हो जाएगा 6, यहाँ बचा 7 3 3360 डिवाइड बाय 3, ये कितना आ जाएगा 1120, x2 का वैल्यू कितना आ गया 1120। तो ये यहाँ से 1120 मीटर पे ये लैंड करेगा, राइट, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये क्या दे रखा है, अ शेल इज फायर्ड फ्रॉम अ कैनन विद अ स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 60 डिग्री with the horizontal positive axis direction, right? At an highest point of its trajectory, the shell explodes into two equal fragments.
one of the fragments moves along the negative x direction with the speed 50 meter per second. What is the speed of other fragment at that time of explosion? तो सिंपल सा है हमारे पास, ये कितना है, 100 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, 100 मीटर पर सेकंड से हमने इसको थ्रो किया, तो ये ऐसे गया और यहाँ पहुंचा, इस पॉइंट पे ये इधर जाएगा मैक्सिमम हाइट पे, ये कितना हुआ, यहाँ पे इस पार्टिकल जो है यहाँ पे आके एक्सप्लोड कर रहा है, राइट। तो इस जगह पे जब पार्टिकल एक्सप्लोड कर रहा है तो VCOM कितना होगा, यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, VCOM होगा। मैक्सिमम हाइट पे क्या होता है, जो हमारा VX होता है वही होता है मैक्सिमम हाइट पे VCOM। तो VCOM कितना हो जाएगा, जो हमारा मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी है VI का x कॉम्पोनेंट, राइट, यानी कि V cos 60 डिग्री, विच मीन्स V का वैल्यू है 100, cos 60 का वैल्यू है 1/2, तो ये हो जाएगा 50 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे क्या है, एक पार्टिकल इधर एक्सप्लोड करने के बाद एक पार्ट जो मास है वो इधर चला जा रहा है 50 मीटर पर सेकंड से, तो इसका हमने मान लिया V, लेट्स से कि ये V से है, ये V इनिशियल कर लेते हैं, तो इसका वैल्यू हमने V ले लिया, राइट, ओके। तो ये कितना आएगा हमारे पास, अब ये दोनों ना इक्वल मास के थे, तो इसका मास अगर मान लेते हैं 2m, तो इसका मास हो जाएगा, ये इधर एक एक्सप्लोड करके जा रहा है m और एक इधर जा रहा है दूसरा है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें पता है कि VCOM बराबर क्या होता है, m1 v1 प्लस m2 v2 बाय m1 प्लस m2। अब यहाँ पे VCOM हमारे पास कितना हो गया 50, m1 का वैल्यू m ले लेंगे, ये हो जाएगा -50, क्यों, क्योंकि ये पीछे की तरफ आ रहा है, प्लस m, ये V ले लिया हमने, डिवाइड बाय m प्लस m2। फिर अगेन यहाँ से mm को कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे, तो बचेगा कितना हमारे पास 50 इक्वल्स टू V माइनस 50/2। इसको फर्दर अगर सॉल्व करते हैं हम, इधर 50 इंटू 2 100 हो जाएगा, तो 100 और ये इज इक्वल्स टू V माइनस 50, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू 100 एंड एक -50 जाएगा तो +50 हो जाएगा, तो 150 मीटर पर सेकंड, ये हो गया V का वैल्यू। कोई दिक्कत, कहीं से कोई कंफ्यूजन? अब बात करते हैं हम कार्ट एंड पर्सन प्रॉब्लम टाइप के बारे में। इसमें क्या है कि देखो, एक कार्ट है, यहाँ पे कार्ट या वैन या ट्रेन या कोई भी व्हीकल हो सकता है, और उस पर एक पर्सन खड़ा है, ठीक है। तो ये इनिशियली हो सकता है रेस्ट पे हो, या इनिशियली हो सकता है मूव करता हो। लेट्स से कि ये इनिशियली मूव कर रहा हो इधर V नोट से, तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा इसमें, P इनिशियल कितना होगा, m प्लस m V नोट। अब यहाँ पे जब ये जंप करता है ना, तो यहाँ पे दो मतलब यहाँ पे 3 तरह की जो वेलोसिटी होती है वो दिया रहता है। एक तो हमारा दे दिया कि m जो कार्ट है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, बैकवर्ड या फॉरवर्ड जिधर से, ये v दे रखा है इन्होंने। लेकिन जो इसका जो u होगा ना, ये 3 तरह से दिया जा सकता है। पहला जो केस 1 होगा, या u का जो वैल्यू होगा, u होगा वो क्या, ये u दिया रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। दूसरा होगा विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द, विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार्ट, और तीसरा आएगा क्या, विथ रिस्पेक्ट टू फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार्ट। जैसे कि अगर कार मूव कर रही है और जैसे जंप करोगे, जंप करने पे क्या होता है कि ऑब्वियसली कार के स्पीड में कुछ चेंजेस आएगा, है ना, उससे जंप कर रहे हैं, अगर रेस्ट पे है तो ये पीछे की तरफ भी मूव कर सकती है, ठीक है। तो जो इसके वेलोसिटी होगा, तो जिस वेलोसिटी से हम जंप कर रहे हैं जो दिया हुआ है, वो 3 तरह से दिया जाता है। एक तो रहेगा कि विथ रिस्पेक्ट टू हमारे पास ग्राउंड दे दिया, तो उसमें उसमें में कोई दिक्कत नहीं, हम सिंपल जो हमारा कंजर्वेशन मोमेंटम का फॉर्मूला वो लगा लेंगे, क्या हो जाएगा, पी फाइनल जो हमारा है, इसको मान लेते हैं केस 1,
इसको मान लेते हैं केस 2 और इसको मान लेते हैं केस 3। तो इन केस 1, इन केस 1 यहाँ पे क्या होगा, हम इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, m प्लस m v नॉट इज इक्वल्स टू कैपिटल M, यहाँ पे पीछे दे रखा है पर हम इसको डायरेक्शन के साथ नहीं, एम वी लिखते हैं, एम वी, राइट, प्लस स्मॉल एम यू, ये लिख लेंगे, राइट, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमारे पास केस 2 दे रखा है विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार, तो उस केस में हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमें क्या होता है पता है कि एम वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ पर्सन माइनस वेलोसिटी ऑफ कार्ट विथ रिस्पेक्ट, ये दोनों ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और यहाँ से वेलोसिटी ऑफ पर्सन कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ कार्ट, ठीक है, ये आएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है, केस 2 में क्या हमारे पास क्या आएगा, केस 2, इस केस में क्या है हमारे पास, ये जो जंप कर रहा है एट स्टार्टिंग में तो सही रहेगा हमारे पास वी नॉट, लेकिन ये हो गया एम वी प्लस, जब इसका स्मॉल m का लिखने का बारी आएगा ना, तो अगर वेलोसिटी ऑफ पर्सन दे रखा है u और इनिशियल विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट, ये जो u है ये इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार्ट, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इस जगह पे u प्लस जो पहला है v नॉट, वो v नॉट वेलोसिटी ऑफ कार्ट इसके रिस्पेक्ट में, और केस 2 में क्या आएगा, केस 3 में यहाँ पे आ जाएगा सेम m प्लस m v नॉट, यहाँ तो एम वी रहेगा ही, ठीक है, इस जगह पे क्या आ जाएगा प्लस m, यहाँ पे आ जाएगा v प्लस सॉरी u प्लस v, ये आ जाएगा, ठीक है। और ज़्यादातर केसेस में रहता है क्या है कि अगर दिया रहे कि एक पर्सन है कार्ट से v वेलोसिटी से जंप कर रहा है, तो वो थर्ड केस ही रहता है, ये थर्ड वाला केस है ना, ये केस थर्ड ही रहता है, जो फाइनल वेलोसिटी होगा कार्ट का उसके रिस्पेक्ट में जंप कर रहा होगा, राइट। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अ फ्लैट कार ऑफ मास m is at rest on a frictionless floor with a child of mass m standing at its edge. If child jumps off the car towards right with an initial velocity u with respect to the car, find the velocity of the car after its jump. Okay, तो यहाँ पे दे रखा है क्या, initial velocity u if the child jumps off the from the car towards the right with an initial velocity u with respect to the cart, with respect to car, है ना, finds the velocity of the car after the jump। तो यहाँ पे पहले तो ये रेस्ट पे है, तो इनिशियल मोमेंटम क्या आएगा हमारे पास, 0। अब जो फाइनल मोमेंटम आएगा वो क्या आएगा, ये m और यहाँ पे आ गया माइनस v, ठीक है, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं एम वी वेक्टर प्लस m। अब यहाँ पे u वेक्टर तो होगा ही, लेकिन ये किसके रिस्पेक्ट में आ रहा है, कार्ट के रिस्पेक्ट में, कार्ट पीछे की तरफ जा रहा है, मतलब कार्ट की वेलोसिटी v है। अब ये वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, एम भी, तो यहाँ पे v माइनस v प्लस एम यू माइनस v, ठीक है, और ये जो वैल्यू आएगा ये होगा फाइनल मोमेंटम। अब हमें पता है कि इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम कंजर्व होएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 0, विच मीन्स हमारे पास क्या आ गया, m, हमें क्या निकालना है, v का वैल्यू निकालना है, तो ये हो जाएगा माइनस एम भी प्लस एम यू माइनस एम भी इक्वल टू 0। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एम यू इज इक्वल्स टू भी एम प्लस स्मॉल एम, और भी इज इक्वल्स टू स्मॉल एम यू डिवाइड बाय कैपिटल एम स्मॉल एम, ये आ गया, कोई दिक्कत। अब बात करते हैं बुलेट एंड गन टाइप का प्रॉब्लम की, राइट। तो इसमें सबसे पहले दो टर्म्स हम सीखते हैं, एक होता है मजल वेलोसिटी, एक होता है रिकॉइल वेलोसिटी, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं रिकॉइल वेलोसिटी के बारे में। तो रिकॉइल वेलोसिटी क्या होता है, देखो जब भी कोई गन या फायर आर्म फायर करते हैं ना,
जैसे ये कि गन है हमारा, तो क्या होता है इनिशियली बुलेट जो है गन के अंदर रहता है, जैसे ही फायर होता है तो बुलेट जो है वो गन से बाहर निकलती है, और जैसे ही बुलेट आगे जाती है ना, तो गन है वो पीछे की तरफ मूव करता है। तो जिस वेलोसिटी से वो पीछे की तरफ जाता है इसको कहते हैं हम रिक्वाइल वेलोसिटी। लेट्स से कि ये वी नॉट है, ये रिक्वाइल वेलोसिटी। पीछे की तरफ जिस वेलोसिटी जाता है उसको कहते हैं रिक्वाइल वेलोसिटी। क्या कहते हैं इसको? रिक्वाइल वेलोसिटी। कोई दिक्कत नहीं? रिक्वाइल वेलोसिटी समझ में आ गया? ठीक है। अब हम बात करते हैं मजल वेलोसिटी। मजल वेलोसिटी क्या होता है कि जिस समय बुलेट जो है गन से बाहर निकलती है उस समय बुलेट की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू गन, उस समय जो गन की स्पीड थी वो, राइट, ये होता है हमारे पास मजल वेलोसिटी। समझ में आई बात? एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग से ही इनिशियली ये हमारा जो गन है, लेट्स से कि गन एंड बुलेट बिफोर फायरिंग दे वर मूविंग विद वेलोसिटी v, और ये v इनिशियल, ये दोनों, या v1 ले लेते हैं, इससे मूव कर रहे थे, राइट। अब आफ्टर फायरिंग क्या होता है, थोड़ी देर बाद ये जब उसको फायर कर देते हैं गन को, तो बुलेट बाहर निकल गया, राइट। तो बुलेट की जो मजल वेलोसिटी लेट से कि ये भी है, और रिक्वाइल वेलोसिटी गन का वी नॉट है ना। तो हम इसका कंजर्वेशन मोमेंटम कैसे निकालेंगे, या जो अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक चीज समझनी पड़ेगी कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन, ये क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ गन। और वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन प्लस वेलोसिटी ऑफ गन। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब कंजर्वेशन मोमेंटम लिखते हैं ना, वो एक ही रेफरेंस फ्रेम में लिखते हैं। तो इनिशियली क्या था, लेट्स से कि गन एंड बुलेट दोनों साथ में जा रहे थे, गन का मास है m और बुलेट का मास स्मॉल m, तो ये हो जाएगा v1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, गन जो है वो पीछे की तरफ जा रहा है तो माइनस एम वी नॉट, है ना, और प्लस m। अब यहाँ पे आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट गन, गन यही है मजल वेलोसिटी। तो ये हमने अगर मान लिया कि मजल वेलोसिटी इन्होंने दे रखा है v, ठीक है, मजल वेलोसिटी दे रखा है v, तो v वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या होगा, v और प्लस ये वी जी, अब वी जी का वैल्यू नीचे की तरफ मतलब पीछे की तरफ है, यानी कि माइनस वी नोट हो जाएगा यहाँ पे। ये है तरीका लिखने का कंजर्वेशन मोमेंटम का एप्लीकेशन करके इक्वेशन लिखने का, ठीक है। अब नॉर्मली क्या होता है, ये जो हमारे पास v है ना, बुलेट की स्पीड, ये काफ़ी ज़्यादा होती है वी नोट के रिस्पेक्ट में। वी नोट मोस्टली 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड की ये होता है, और बुलेट होती है जो वेलोसिटी की एक्चुअली बुलेट स्पीड होती है वो 800 900 मीटर पर सेकेंड होती है, तो उसके रिस्पेक्ट में काफ़ी कम होता है, तो इसको हम इग्नोर करते हैं, राइट। और हम डायरेक्ट लिख देते हैं एम प्लस एम वी वन इज इक्वल्स टू माइनस एम वी नोट प्लस एम वी, ओके, ये हम लिखते हैं। पर एक्चुअली में ये होता है, बस ये टेक्निकल टर्म है, याद रखना चाहिए, आगे चल के कहीं पर किसी और जगह भी इसको यूज कर सकते हैं, राइट। अब एक और स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हम देखते हैं, सेपरेशन वाला। अब यहाँ बोला गया कि फाइंड आउट द स्पीड ऑफ बोथ ब्लॉक्स व्हेन 1 kg ब्लॉक लीव्स 4 kg ब्लॉक, ठीक है। इस सिचुएशन में क्या होगा, नॉर्मली बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अच्छा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देंगे, इस जगह पे ये ब्लॉक है एम जी एच, और यहाँ से निकलेगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। तो नॉर्मली क्या करेंगे, एम जी एच इज इक्वल्स टू हाफ एम बी स्क्वायर यूज करके यहाँ पे निकाल देंगे, भी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा तो 2gh विच इम्प्लाइज भी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2gh, जो कि सरासर गलत हो जाएगा इस केस में। क्यों? क्योंकि अगर ये सरफेस फ्रिक्शन लेस है ना, तो यहाँ पे इस ब्लॉक पे जैसे ही ये इस स्लोप पे आएगा ना, इस पे नॉर्मल फोर्स लगेगा, और वो नॉर्मल फोर्स ना इसके वेलोसिटी को, अभी तो इसका वेलोसिटी क्या है, डाउनवर्ड है, इसके वेलोसिटी को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कन्वर्ट कर देगा। जब ये यहाँ पे पहुंचेगा, राइट, तो वो इसको बाहर, उसकी स्पीड क्या होगी, हॉरिजॉन्टल हो चुकी होगी, है ना। और साथ ही साथ ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है, तो इसके पास भी तो जो एल शेप ब्लॉक है 4 kg ब्लॉक, ये भी तो मूव कर रहा होगा बैकवर्ड, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, हम क्या करते हैं, ये हो गया हमारे पास सिचुएशन, ब्लॉक जब बाहर निकल रहा है यहाँ पे, तो ये
लेट्स से 4 kg ब्लॉक जो है वो v1 स्पीड से इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है हॉरिजॉन्टल v2 स्पीड से। अब यहाँ पे अगर देखें इनिशियली तो सेंटर ऑफ मास का कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था वेलोसिटी का? नहीं, ये तो नीचे की तरफ आ रहा था। इसका मतलब क्या है कि अभी के टाइम पे जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल मतलब सेंटर ऑफ मास का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वेलोसिटी का वो तो जीरो हो जाएगा, है ना? भी सी ओ एम एक्स क्या हो जाएगा? जीरो। और इसका मतलब क्या हुआ? m1v1 यानी कि 4 kg और ये v1 इधर जा रहा है, इसको माइनस प्लस 1 kg v2, ये क्या आ जाएगा? जीरो। दिस विच मीन्स 4v1 इक्वल्स टू v2, इक्वेशन 1। अब हमारे पास v1 v2 का एक इक्वेशन आ गया, पर हमें एक मतलब वैल्यू निकालने के लिए हमें एक और चाहिए कोई इक्वेशन। तो यहाँ पे अब हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि v1 v2 के बीच में रिलेशनशिप आ गया, तो टोटल इनिशियल एनर्जी सिस्टम के पास क्या होगा? इनिशियली तो यहाँ से उसको जस्ट ड्रॉप कर रहे हैं, तो ये पूरा सिस्टम रेस्ट पे था, सिर्फ इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी, राइट? तो उस केस में हम क्या करेंगे यहाँ पे? टोटल एनर्जी इनिशियल, ये क्या हो जाएगा? mgh, राइट? या फिर अगर हम एनर्जी का कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला लगा लें, तो जितना एनर्जी पहले था, पहले कितना होगा? इसका सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी यानी कि 1 kg इंटू जी इंटू एच, एच जो है 10 मीटर, तो 1 kg इंटू 10 इंटू एच का वैल्यू भी 10 मीटर है। और ये क्या हो जाएगा? इन इन दोनों के काइनेटिक एनर्जी के बराबर, सम के बराबर, तो बराबर हो जाएगा हाफ m यानी कि 4 kg और v1 स्क्वायर प्लस हाफ 1 kg v2 स्क्वायर, ठीक है? ये हो गया 100 इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2v1 स्क्वायर प्लस 1/2 v2 स्क्वायर। अब यहाँ पे v1 v2 का स्क्वायर है, हम यहाँ पे पुट कर देंगे। हमें क्या था? v2 इज इक्वल टू 4v1 था, हम यहाँ पुट कर देंगे v2 की जगह 4v1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 100 इक्वल्स टू 2v1 स्क्वायर प्लस 1/2 और v2 की जगह पे 4v1 करेंगे तो क्या होगा? 16v1 स्क्वायर, 8 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 8 प्लस 2 10, 100 इक्वल्स टू 10v1 स्क्वायर विच मीन्स v1 इक्वल्स टू रूट 10 मीटर पर सेकेंड। ये v1 का वैल्यू आ गया, तो v2 का वैल्यू कितना होगा? v2 इज इक्वल्स टू 4v1 था, राइट? तो 4 रूट 10 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया v2 का वैल्यू। कोई दिक्कत? तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम, राइट? एक और केस आता है, ये वेज वाला प्रॉब्लम। अब इसमें क्या है? देखो, यहाँ पे ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। यहाँ पे हम ना हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रेडिक्ट कर पा रहे थे कि किधर जा रहा है, ठीक है? जब ये रिलीज कर रहा होता है, इसके एक्स का वेलोसिटी हम बता पा रहे थे कि वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा। लेकिन इस केस में अगर देखो, ये जब ब्लॉक है, ये नीचे की तरफ आ रहा होगा, तो ये इधर इसकी इसकी वेलोसिटी इधर होगी, है ना? पर इसकी वेलोसिटी किस, ये ब्लॉक भी तो इधर मूव कर रहा होगा, और ये जो वेलोसिटी है वो ब्लॉक ये जो वेज के रिस्पेक्ट में होगी। इसकी एक्चुअल वेलोसिटी क्या होगी? ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ, हमारे पास क्या हो गया? अ, ये डायरेक्शन हो गया वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज, और ये हो गया वेलोसिटी ऑफ वेज। हमें पता है ना वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज बराबर कितना? वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक माइनस वेलोसिटी ऑफ वेज, which means velocity of block is equals to velocity of block plus velocity of block with respect to wedge plus velocity of wedge। तो इन दोनों का सम यानी कि एक्चुअल वेलोसिटी जो है हमारा यहाँ आएगा वेलोसिटी ऑफ बी, है ना? वेक्टर के फॉर्म में लिख लेते हैं। अब देखो, ये जो टर्म है, टर्मिनोलॉजी, हम ना वी बी को प्रेडिक्ट कर पाना इस केस में बहुत मुश्किल होगा, ठीक है? हम किसके डायरेक्शन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज के डायरेक्शन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जब ये लीव कर रहा होगा तो ये इसका इधर से डायरेक्शन होगा ब्लॉक के रिस्पेक्ट में, ठीक है? और वेलोसिटी ऑफ वेज के बारे में बता सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ बी का जो वैल्यू है, ये हमें निकालना होता है, राइट? अब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे नेट फोर्स तो नीचे की तरफ लग रहा है, राइट? तो
जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही नेट फोर्स 0 है, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही मोमेंटम कंजर्व है ना, एक्स एक्सिस के रूप। तो अगर हम इसका वेलोसिटी मान लेते हैं v1 और ये वेलोसिटी ऑफ 1 kg ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ब्लॉक को हम ले लेते हैं v2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, राइट? अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें तो 4 इंटू v1 इनिशियली रेस्ट पे था, राइट? तो इनिशियली 0 हो जाएगा इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या हो, जब ये रिलीज कर रहा होगा, यहाँ से निकल रहा होगा, तो इसके जो वेलोसिटी होगी ये v बी डब्ल्यू, राइट? ये इस डायरेक्शन में होगा, ये 37 डिग्री है, तो ये भी 37 डिग्री होगा, है ना? इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं इसको। देखो, ये है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू वेज। अब इसका एंगल क्या होगा, ये 37 डिग्री, तो ये भी 37 डिग्री होगा, है ना? कोई दिक्कत? अब इसका हमारे पास जो मोमेंटम है वो कंजर्व होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, है कि नहीं? तो हम यहाँ पे निकालेंगे क्या, वेलोसिटी ऑफ वेज, राइट? ये x और ये हो गया 4 प्लस वेलोसिटी 1 kg वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक अलोंग एक्स एक्सिस, ये होगा हमारे पास 0, क्योंकि इनिशियली 0 था, है ना? अब ये तो हमारे पास है v1 4 माइनस v1 प्लस vb का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे है vb का वैल्यू, एक तो हो जाएगा vbw को, अगर इसको हम v मान लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज को हम मान लेते हैं v, तो ये हो जाएगा v cos 37 x के हम लोग v cos 37 डिग्री हॉरिजेंटल में, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस vw हमारे पास, यानी कि v1 इक्वल टू 0। ठीक है, कोई दिक्कत? अब यही वैल्यू पुट कर लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, -4v1 प्लस v cos 37, अभी cos 37 को तो 4/5 होता है, तो 4/5 v माइनस v1 इक्वल टू 0, यानी कि 4/5 v इक्वल्स टू 5v1 और 4v इक्वल्स टू 25v1। ये आ गया हमारे पास एक रिलेशन इक्वेशन। अब बाकी से हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वैल्यू यूज करके निकाल सकते हैं, राइट? v और v1 के बीच में रिलेशनशिप आ ही गया है, तो हम रिलेशनशिप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला लगा कर कर सकते हैं, राइट? कैसे करेंगे? पहले तो इनिशियल टोटल एनर्जी कितना हो गया, हाफ एम जी एच ओनली, राइट? तो 1 इंटू 10 ये हो गया g और h, राइट? इक्वल्स टू, अब इसका हो गया हाफ एम भी स्क्वायर, राइट? तो ये हो जाएगा हाफ 4 और v1 स्क्वायर प्लस हाफ 1, और यहाँ पे हमें ना vb का स्क्वायर करना होगा, ठीक है? अब vb का स्क्वायर कैसे करेंगे हम, तो ये तो हो जाएगा 2 2 जा 4, यानी कि ये हो गया 100 इक्वल्स टू 2v1 स्क्वायर प्लस, अब vb का जो स्क्वायर है 1/2, vb का वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ पे है हमारे पास, इधर है vw यानी कि v1 और इधर है vbw, इनका जो सम है ये है ना, ये आएगा। अब ये हमारे पास है 37 डिग्री, ये एंगल हो रहा है 37 डिग्री, राइट? तो ये 53, तो ये कितना होगा, ये 37 है, तो ये जो टोटल एंगल होगा वो कितना होगा, 180 माइनस 37। तो बस ये वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास vb का वैल्यू हो जाएगा v1 स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2v1 भी एंड cos 180 माइनस 37 डिग्री, राइट? और स्क्वायर रूट होता है, तो स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, राइट? कोई दिक्कत? अब इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, तो हमारे पास आ जाएगा वैल्यू 100 इक्वल्स टू 2v1 स्क्वायर प्लस
ये हाफ v1 स्क्वायर प्लस हाफ v स्क्वायर 2v1 भी cos 1/2 v1 स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2v1 भी cos 147 डिग्री, राइट। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गया है, ये इक्वेशन 2 हो गया, इक्वेशन 1 था v1 और v1 और v के बीच में, तो इन दोनों का यूज करके हम ये v1 और v का वैल्यू निकाल सकते हैं और साथ ही साथ vb का वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। इस तरीके से इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, राइट। इसको आगे सॉल्व कर लेना, ये हमारा होमवर्क का पार्ट रहेगा, ठीक है। अब एक टाइप के और क्वेश्चन देते हैं, इसी में ही एक और क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, इन्होंने क्या पूछा है कि इनिशियली ये जो एल शेप ब्लॉक है ये रेस्ट पे था, इस पे ना हमने एक 10 kg के ब्लॉक को 1 kg ब्लॉक को 10 मीटर पर सेकेंड से इस पे रख दिया। अब हमारे पास क्या है, ये जो 10 kg ब्लॉक है ये ऊपर जाएगा, तो फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द स्मॉलर ब्लॉक, हमें ये निकालना है कि स्मॉलर मैक्सिमम हाइट ये कितने ऊंचे तक जाएगा, ठीक है। अगेन हम यहाँ पे हाफ एम बी स्क्वायर इजल टू एम जी एच से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इसके साथ साथ जैसे ही इसको रखेंगे तो ये एल शेप ब्लॉक 4 kg का जो ब्लॉक है ये भी मूव करेगा, राइट। तो जैसे हम इसको मूव करा रहे हैं, कुछ देर पे क्या होगा, लेट्स से कि जब इनिशियली क्या होगा, मोमेंटम पी इनिशियल क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ये तो रेस्ट पे था, तो 1 kg इंटू 10 यानी कि 10, राइट, kg मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे एक बात समझो, सेंटर ऑफ मास का भी अगर हम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाले तो वो भी क्या आएगा, ये kg मीटर पर सेकेंड, वो भी 10 मीटर पर सेकेंड ही होगा, राइट। सेंटर ऑफ मास का वैल्यू कितना होगा, बी सी यू एम इज इक्वल टू एम वन भी वन, और एम टू तो जीरो है, डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू, तो ये 10/4 + 5, वी सी ओ एम का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, वी सी ओ एम निकाले तो ये हो जाएगा 10 इंटू 1 डिवाइड बाई 4 + 1 5, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड, इधर जा रहा है मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी वी सी ओ एम निकल गया। अब जब ये यहाँ पे लेट से कि ये एच हाइट तक जा रहा है, एच हाइट तक जा रहा है, तो यहाँ पे जाके ये रेस्ट हो जाएगा, और जब ये रेस्ट पे होगा तो उस समय वो इसके साथ ही किसके किसके रिस्पेक्ट में रेस्ट हुआ, तो इस एल शेप ब्लॉक के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे आया, राइट। तो उस समय इसका जो वेलोसिटी होगा वही इसका वेलोसिटी होगा, लेट्स से ये v1 से जा रहा है, v वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसका वेलोसिटी भी हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत। तो हमारे पास क्या है, और ये हाइट हमने ले लेते हैं h। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का अगर फॉर्मूला लगाएं हम, अब पहले तो मोमेंटम लिख लेते हैं, ये कितना होगा 10, इसमें और इसमें पोजिशन में, राइट। 10 इंटू 1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4 + 1 5 भी, तो भी का जो वैल्यू कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, राइट। उस समय भी जो सेंटर ऑफ मास है उसका वेलोसिटी कितना होगा, 2 मीटर पर सेकेंड है, और ये दोनों उसी वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे साथ ही साथ, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या बात करते हैं, एच हैट निकालना, तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनिशियल एनर्जी कितना है, तो हाफ एम बी स्क्वायर है, हाफ एम का वैल्यू 1 है और 10 स्क्वायर। अब फाइनल हमारे पास जो एनर्जी है वो क्या है, तो हाफ 4 और ये भी स्क्वायर प्लस हाफ 1, ये है भी स्क्वायर, प्लस साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी तो आ गया, एम जी एच 1 इंटू 10 इंटू एच, जी का वैल्यू हमने 10 ले रखा है, ठीक है। अभी कितना होगा, अगर देखें तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, 100/2 यानी कि 50 इक्वल्स टू, ये हो गया भी का वैल्यू 2 है, तो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, प्लस अगेन यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से तो बचेगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 10h, तो 8 + 2 10 हो जाएगा, यानी कि 50 माइनस 10 इक्वल्स टू 10h, ये 1 ही है, दैट मीन्स h इक्वल्स टू 40/10, दैट इज 4 मीटर। तो इसको जब यहाँ पे छोड़ेंगे तो ये मैक्सिमम कितना हाइट पे जाएगा, 4 मीटर तक, और जब ये 4 मीटर तक पहुंचेगा तो उस समय
जो कॉम्बिनेशन या सिस्टम उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो वेलोसिटी होगी 2 मीटर पर सेकंड, जो कि सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी, इनका जो सेंटर ऑफ मास है उसका वेलोसिटी यही रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।